हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और मैं शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ C++। तो लास्ट क्लास में हमारा डेटा हैंडलिंग पूरा हो गया था, ठीक है। तो अब जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर अपना पहला कदम रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका पॉइंटर्स, ये वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, लेकिन वन ऑफ द ईजीएस्ट कह लो उसको, क्योंकि आप खुद देखोगे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो पॉइंटर्स के अंदर आपका थोड़ा मेमोरी का खेल आ जाता है और बच्चे मेमोरी को जो है वो थोड़ा समझते नहीं है, ठीक है। तो मैं जिस एग्जांपल से आपको मेमोरी समझा रखी है, कॉलोनी वाले एग्जांपल से, हम उसी एग्जांपल्स को माइंड में रख के पॉइंटर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पॉइंटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका लास्ट का पार्ट है, जहाँ मैं सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से आने होते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो इसके थोड़े क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे थ्योरी के मुकाबले। उन क्वेश्चन को कर जाओ और आपका पॉइंटर डन है, ठीक है। तो पॉइंटर आपको समझना है। अगर पॉइंटर नहीं समझा तो लिंक लिस्ट नहीं आएगी, लिंक लिस्ट नहीं आएगी तो आपको स्टैक क्यों समझ नहीं आएंगे, तो आपका 2 चैप्टर छोड़ देंगे। तो पॉइंटर आपको अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर से पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस एक वेरिएबल है विच गिव्स अस इट्स मेमोरी एड्रेस, जो हमें मेमोरी एड्रेस देता है। तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। इंट a इक्वल्स टू 5, एक इंटीजर है a, ठीक है। डेटा टाइप उसका इंट है, a नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने रख दी 5। तो a इक्वल्स टू 5 हमने पहले समझा था कि 5 इसकी वैल्यू होगी और a जो है a का कुछ एड्रेस होगा। तो a का कुछ भी एड्रेस होगा उसके अंदर 5 होगा, ठीक है। तो अगर मैं सी आउट a कराता हूँ तो a के अंदर की जो वैल्यू है 5 वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ए जो है ये मेमोरी में कहाँ है, ये कहीं भी है, मेरे को उस कहीं भी का अगर एड्रेस पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर लाऊंगा जिसको हम बोलते हैं एम्परसेंट, आपका एंड। ये सिंबल लगाने से ए का एड्रेस बाहर निकल के आ जाएगा। बाहर निकल के आ जाएगा मतलब अगर मैं लिखता हूँ सी आउट एंड एम्परसेंट ऑफ ए, तो इससे हमारा ए का एड्रेस मिल जाएगा कि उस जो कॉलोनी होती है, जो मेमोरी का पूरा स्पेस होता है, उसके अंदर ए कहाँ पर बैठा है, ठीक है। जैसे कि आपकी मेमोरी हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब मैंने a इक्वल्स टू 5 करा, तो इससे होगा क्या, a एक इंटीजर है, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, तो कहीं भी जाकर 2 बाइट्स आपके मान लेते हैं 2 बाइट्स रैंडमली, जहाँ भी उस वक्त हमारी मेमोरी फ्री होगी उस वक्त इंट a के नाम पे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन जाके बैठ जाएगा, 5 जाकर बैठ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इंट a इक्वल्स टू 5 करा तो a नाम के लिए 2 बाइट मेमोरी फ्री हो गई, उसके अंदर 5 जाकर बैठ गया। लेकिन हमें ये तो पता है कि इसके अंदर है कौन। अगर मैं कराता भी हूँ सी आउट a, तो इससे होगा क्या, a की जो वैल्यू है वो सी आउट हो जाएगी। तो हमें ये पता है इसके अंदर है कौन। लेकिन अगर मेरे को ये पता करने की a है कहाँ, ये जो मेमोरी है ये कहाँ है, तो उसके लिए मैं रेफरेंस लगा दूंगा। रेफरेंसिंग ऑपरेटर हमारा m% होता है, ठीक है। एंड बना देते हैं, इससे हमें एड्रेस मिल के आ जाएगा। तो एड्रेस की वैल्यू कुछ भी रैंडम सी होती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे रैंडम वैल्यू होती है। अब ये एड्रेस हमें समझना नहीं है क्या होता है, बस ये मेमोरी के अंदर एड्रेस है। जैसे कॉलोनी के अंदर किसी भी घर का एड्रेस हो सकता है, वैसी मेमोरी के अंदर इस ए का एड्रेस है कि ये ए कहाँ बैठा है। तो जब भी मैं इस एड्रेस के ऊपर जाऊँगा, इस एड्रेस के घर में जाऊँगा, तो मेरे को घर के अंदर कौन मिलेगा, इस एड्रेस के घर के अंदर मेरे को 5 मिलेगा, क्योंकि ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस हमारे ए का है। और उस ए घर के अंदर कौन बैठा है, उस घर के अंदर 5 बैठा है, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, ठीक है। रेफरेंस आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये रहा, ये आपका रेफरेंस होता है। तो इसी रेफरेंस को यूज़ करके हम पॉइंटर्स पे आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर सबसे पहले हमारा एक डेटा टाइप है। हमने डेटा टाइप पढ़े थे इंटीजर इंट, हमारा फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, आपका लॉन्ग डबल, ठीक है, लॉन्ग डबल। तो हमारा एक न्यू डेटा टाइप आ रहा है जो रेफरेंस के ऊपर वर्क करेगा। तो आपका न्यू डेटा टाइप कौन सा है, वो है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, जैसे इंट आपका क्या करता है, इंट के अंदर हम इंटीजर डाल सकते हैं, कैर के अंदर हम कैरेक्टर डाल सकते हैं, फ्लोट के अंदर हम एक डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं, पॉइंटर के अंदर हम ये एड्रेस डाल सकते हैं। इस पूरे एड्रेस को हम पॉइंटर के अंदर शो करा सकते हैं। अब देखा जाए तो ये क्या है, ये इंटीजर तो है नहीं, अगर हम इसको स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में बहुत बड़ा हो जाएगा। जनरली एड्रेस इतने छोटे नहीं होते, 10-12 उसके होते हैं, 10-12 लेंथ के होते हैं हमारे जो एड्रेस होते हैं। तो अगर मैं उसको स्ट्रिंग में स्टोर कराना चाहूँगा तो वो 10-12 बाइट जगह घेरेगा, क्योंकि अगर 10-12 साइज है हमारी कैरेक्टर स्ट्रिंग का, तो साइज भी उसका 10-12 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास पॉइंटर ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को केवल 2 बाइट के अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इतने बड़े एड्रेस को वो स्टोर करेगा पॉइंटर। तो पॉइंटर एक कुछ नहीं है, पॉइंटर नाम से इसका डर लगता है बस। पॉइंटर एक डेटा टाइप है जो एड्रेस स्टोर कराएगा किसी भी वेरिएबल का, ए वेरिएबल का, ठीक है। किसी भी टाइप के वेरिएबल, किसी भी टाइप के डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कराने वाला हमारा पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर की डेफिनेशन देख लेते क्या है। पॉइंटर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट कैन स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अब पॉइंटर को कैसे बुलाते हैं, इंटीजर को तो हम इंट से बता देते थे, इंटीजर है तो इंट, कैरेक्टर होता तो कैर से, फ्लोट होता तो फ्लोट से,
ठीक है, लॉन्ग होता तो आपको लॉन्ग से बता देते थे। तो पॉइंटर को कैसे बताते हैं? पॉइंटर लिख के पॉइंटर पी ऐसे डिक्लेयर करेंगे? नहीं, पॉइंटर को हम बताते हैं, सबसे पहले हमें पॉइंटर का ये बताना पड़ेगा कि उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा। जैसे कि अगर मेरे को एक एड्रेस स्टोर करना है, तो एक ऐसा है हमारा इंटीजर है, तो एक इंटीजर टाइप का है, तो मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा इंटीजर बता के उसको, तो मैं वो लिखूंगा इंट। इंट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो मेरा पॉइंटर बनेगा वो इंट वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, तो मैंने इंट लिख दिया। अब मैं पॉइंटर का नाम दे देता हूँ कुछ भी, लेट्स सपोज मैंने पी दे दिया। अब ये तो एक इंट पी बना, अगर मैं इसके पीछे लगा देता हूँ स्टार, हमारा एस्ट्रिक, तो ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। पॉइंटर वेरिएबल मतलब अब ये जो p है ये एड्रेस स्टोर कर सकता है किसी वेरिएबल का, और वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? इंट टाइप का। अगर मैं लिख देता हूं कैर स्टार एस, तो इसका मतलब क्या है? अब एक ऐसे एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल मतलब इसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किस टाइप के वेरिएबल का? क्या टाइप के वेरिएबल का, किसी और टाइप के वेरिएबल का स्टोर नहीं करना, तो एरर हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंटर बनता है ऐसे, एस्टेरिक स्टार सिंबल बोलते हैं इसको। पॉइंटर कुछ नहीं है, बस आपका एड्रेस स्टोर करने वाला एक न्यू डेटा टाइप है। तो आपका एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया जो एड्रेस स्टोर कर सकता है। अब देखते हैं थोड़ा ये पॉइंटर कैसे यूज़ करते हैं हम। तो अब हमारा यही हमारा मेमोरी स्पेस है, हमारी एक कॉलोनी है, सोसाइटी है, उसके अंदर आपका एक घर है ए के नाम पर और उसके अंदर 5 बैठा हुआ है। और अगर इसको हम कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में बोले तो ये हमारा मेमोरी स्पेस है जिसके अंदर ए का कुछ एड्रेस है। वो एड्रेस हमें यूजुअली पता नहीं क्योंकि वो काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, वो एड्रेस है और उस एड्रेस के अंदर वैल्यू है 5। ठीक है, और ये कितनी स्पेस की है? ये 2 बाइट का है हमारा, क्योंकि ए जो है वो एक इंटीजर टाइप का था। तो मैं लिख लेता हूँ कि हमने एक इंट बनाया था ए को और उसको इक्वल कर दिया था हमने 5 के। तो अब मेरे को इस ए का एड्रेस चाहिए। तो ए का एड्रेस कैसे आता है? अभी मैंने सी आउट कराया था, सी आउट %a, इससे हमारा ए का एड्रेस आता है। तो अब अगर मैं कोई इस ए एड्रेस को कहीं स्टोर कराना है तो मैं किसी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। अभी मैंने सी आउट कराया है, अब मैं किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ, लेकिन मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं डाल सकता इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि एड्रेस स्टोर कराने वाला सिर्फ एक ही स्पेशल वेरिएबल है जो कि है पॉइंटर। तो मेरे को इसका एड्रेस स्टोर कराने के लिए एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ। सबसे पहले पॉइंटर का नाम ले लेते हैं, मान लो स्टार तो लगानी पड़ेगी क्योंकि पॉइंटर है पी। ठीक है, अब ये पी किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा? किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा? ए का एड्रेस स्टोर करने वाला है। ए कैसा है? इंट, तो ये भी इसके पीछे हमें इंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाला है। अब कैसे करेगा ये एड्रेस स्टोर? मेरे को बस इक्वल कर देना जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, p इज इक्वल्स टू m% ऑफ ए। तो इससे क्या हुआ? p के अंदर ए का एड्रेस आ गया। तो मैं अगर करता हूँ सी आउट p, तो आपको दिख रहा होगा क्या आना चाहिए? p के अंदर क्या है? एक एड्रेस स्टोर्ड है। सी आउट p करने से भी वही आएगा जो सी आउट a करने से आएगा। तो इससे हमारा a का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्या फ़ायदा ही क्या हुआ इससे? मैंने किसी का एड्रेस स्टोर करा लिया, स्टोरी तो कराया। पॉइंटर की कुछ और भी खासियत होगी, तो पॉइंटर की खासियत है, अगर मैं p सी आउट करता हूँ तो सिंपली यहाँ से दिख रहा है एड्रेस आना चाहिए। लेकिन पॉइंटर के पास ये पावर भी है कि जिस एड्रेस का वेरिएबल उसने अपने पास रखा है, जिस वेरिएबल का एड्रेस उसके पास है, वो उस एड्रेस में से जाके उसको बाहर भी निकाल सकता है। ठीक है, पॉइंटर के पास ये पावर है, जिसका एड्रेस उसके पास है, जिस घर का एड्रेस है उसके पास, उस घर के अंदर जाके वो अंदर के सदस्य को बाहर भी लेके आ सकता है। तो p जो है वो एक एड्रेस के अंदर जाके वैल्यू को निकाल के ला सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक स्पेशल कमांड लिखनी पड़ेगी। बहुत तगड़ी कमांड है वो, 5 लाइन की। उसके लिए आपको क्या करना है? सी आउट p तो है हमारा पॉइंटर। अब p जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके बैठा है उसके अंदर से वैल्यू निकालने के लिए मेरे को बस एक स्टार लगाना है। ठीक है, तो p के अंदर इसका एड्रेस था, एक एड्रेस था p के अंदर। तो p के एड्रेस के अंदर जो बैठा था अगर मेरे को वो निकालना है तो मेरे को स्टार लगाना पड़ेगा। तो स्टार p, यानी कि स्टार p का मतलब क्या हो गया? p के अंदर की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ स्टार p क्या है? p के अंदर वाली वैल्यू। और p क्या है? p जो हमने खुद ही इक्वल करा था m% के, और m% है क्या? एड्रेस ऑफ ए।
तो यानी जो स्टार पी है वो पी के अंदर की वैल्यू निकालेगा, यानी स्टार पी जो है वो m%a के अंदर की वैल्यू निकालेगा। m%a क्या है? एड्रेस ऑफ a, यानी स्टार पी जो है वो एड्रेस ऑफ a के अंदर की वैल्यू निकालेगा। एड्रेस ऑफ a के अंदर कौन बैठा है? 5 बैठा है, तो स्टार पी 5 है। तो स्टार पी जब हम सी आउट करेंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट 5 निकल कर आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो जो भी इसका एड्रेस होगा रैंडम, और यहाँ भी वही एड्रेस सेम। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक की पॉइंटर को कैसे यूज़ करते हैं, पॉइंटर और एड्रेस हमारा कैसे वर्क करता है। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, इसमें बहुत ईजी है। m% हमारा एड्रेस के लिए होता है, स्टार उस एड्रेस में से वैल्यू निकालने के लिए होता है। अभी नया नया है, अभी हम 1-2 बार इसको और लिखेंगे, आपको परफेक्ट समझ आ जाएगा। और पॉइंटर में इतना ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है पॉइंटर में, बेसिक यही है। बस अब जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें समझ आता जाएगा कि पॉइंटर कैसे यूज़ करना है। अब जो ये वाली स्टेटमेंट हमने लिखी है p = m%, इसको लिखने का एक तरीका और है, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, p के अंदर एक एड्रेस डाल सकता हूँ, या तो मैं p के अंदर एक एड्रेस डाल सकता हूँ, या फिर मैं p को ही बता सकता हूँ कि कौन सी वैल्यू पे तेरे को जाना है। ठीक है, तो m% a एड्रेस था, लेकिन a हमारी वैल्यू थी, तो मैं अगर ये लिख दूँ स्टार p = a, तो इसका और इसका मतलब सेम है। p = m% a मतलब p के अंदर एक एड्रेस आ जाए, और स्टार p = a मतलब जो p वैल्यू को निकाल के लाएगा, जिस वैल्यू को p निकाल के लाएगा वो a ही है। बात तो एक ही हो गई, p के पास एक एड्रेस है, या फिर जिस वैल्यू को p निकाल के लाएगा वो एक ही वैल्यू है, तो एक ही बात है। तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही होगी। ठीक है, p = m% है या फिर स्टार p = a, दोनों से एक ही काम होगा, p के अंदर एक एड्रेस आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी आउटपुट फाइंडिंग होती है वो आपको अरिथमेटिक में ही घुमाएंगे, आपको वही कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है int स्टार a, b, तो पहले हम लिख लेते हैं int स्टार a और b। तो b क्या है? हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, और a क्या है? एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है जो इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा है, तो इसके अंदर a के अंदर b का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, और फिर a को ++ करा रहे हैं। तो a के अंदर हमने b का एड्रेस स्टोर कराया, a = m%b, और फिर a++ लिख दिया। तो अब क्या होगा, a++, अगर मैं सिंपली सिर्फ a लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, b का एड्रेस। तो अगर मैं b के एड्रेस को ++ कर रहा हूँ तो क्या होगा, मैं b के एड्रेस को 1 से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो ++ है ये ऐसे वर्क नहीं करता है किसी पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर। पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर ये बहुत स्मार्टली वर्क करता है। स्मार्टली वर्क करना मतलब ये इंटीजर है तो एक इंटीजर का स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है ना, तो ये 2 बाइट आगे खिसक जाएगा ये पॉइंटर। तो पॉइंटर पहले हम देख लेते हैं इसको पॉइंटर बोलते क्यों हैं। मान लेते हैं हमारी मेमोरी स्पेस है, अगर मैं इसको लीनियरली बनाऊँ, ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो b है वो कहीं पे 2 बाइट घेर के बैठा हुआ है अपने। मान लेते हैं ये 2 बाइट b अपने लिए लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, तो a के अंदर b का एड्रेस स्टोर हो गया। हम इसको ऐसे भी बुला लेते हैं जनरली समझने के लिए कि a जो है वो b को पॉइंट कर रहा है, a जो है वो b को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a को देखूंगा तो a किसके एड्रेस को देख रहा होगा, a जो है वो एक पॉइंटर है, एड्रेस स्टोर करता है वैसे तो, लेकिन अगर उसके नाम से देखें तो वो कहीं पॉइंट करेगा। मैंने a बनाया तो उसके पास एक पॉइंटर था, ठीक है, उसके पास एक पॉइंट करने की पावर थी, अभी उसने कहीं पॉइंट नहीं कर रखा। फिर मैंने क्या करा, a = b, यानी a के अंदर b का एड्रेस स्टोर करा दिया। तो एक तरह से a जो है वो b की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो a जो है वो b की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अब जब भी मैं a को बुलाऊंगा तो वो b का एड्रेस बताएगा, और जब भी मैं a पॉइंटर लगा दूंगा, इसके आगे स्टार लगा दूंगा, तो जो अंदर वैल्यू होगी b के वो मेरे को निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये पॉइंटर है। अगर मैं a++ करता हूँ तो a इस मेमोरी से आगे बढ़ जाएगा, वो नेक्स्ट वाले बाइट पे आ जाएगा, इस वाले पर जो b के बाद में है, ये अलग है यहाँ से। तो b के जो बाद वाला बाइट है a अब उस पर पॉइंट करने लग जाएगा। या फिर क्या कह सकता हूँ मैं कि a का जो एड्रेस पहले b वाला स्टोर था a के अंदर, अब वो b वाला एड्रेस नहीं रहा, वो b के अगले वाला एड्रेस रहा है। ठीक है, तो ++ से क्या होगा, a++ से जो पॉइंटर है वो एक आगे खिसक जाएगा, या फिर अगले वाले का एड्रेस आगे इसमें स्टोर हो जाएगा, अगले पॉइंट का, इसके बाद b वाले के बाद का। ठीक है, तो a++ ये होगा। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट लिखी है ब्रैकेट स्टार a++। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ और लिखता हूँ ब्रैकेट स्टार a++, तो इतना ब्रैकेट से तो हम क्लियर हैं ही, इतना वाकिफ तो है ही हम ब्रैकेट से। ब्रैकेट स्टार, तो पहले ब्रैकेट वर्क करता है हमेशा बॉड पास में, तो मैं इसको छुपा देता हूँ। तो ब्रैकेट स्टार का मतलब क्या है कि a के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो मैं इसको सिंपल बनाने के लिए एक चीज़ और कर देता हूँ,
बी को कुछ वैल्यू दे देते हैं, तो उससे हमारा ईजी हो जाएगा ये। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बी, और बी की कुछ वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर, दैट्स 3 लगा देते हैं, तो इसके अंदर अभी 3 बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टार ए लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ए जिस पे पॉइंट कर रहा है या फिर जिस वेरिएबल का एड्रेस ए ने स्टोर कर रखा है उस एड्रेस के घर के अंदर कौन बैठा है, तो सिंपल सी बात है 3 को पॉइंट करेगा और उसको प्लस प्लस कर देना है, तो यानी 3 को बढ़ाकर 4 कर देगा, ठीक है। तो यानी जो बी के अंदर जो बैठा है उसको 4 कर देगा। सिंपली देखा जाए स्टार ए यानी एक ए जिसको पॉइंट कर रहा है उस पर कौन बैठा है, पॉइंट करना मतलब वही है एड्रेस किसका स्टोर कर रखा है, तो जिसका एड्रेस स्टोर कर रखा है उसको उसके अंदर जाएगा स्टार के कारण, उसके अंदर गया और उसको प्लस प्लस कर दिया। तो ये हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक का एक बेसिक हो गया। जब ए प्लस प्लस लिखते हैं तो हमारा एड्रेस आगे चला जाता है। जब हमने स्टार ए और फिर उसको प्लस प्लस करा तो स्टार ए मतलब ए के अंदर वाली वैल्यू और उसको प्लस प्लस करा दिया। तो इनमें हमें डिफरेंस समझ आ गया क्या है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्टार ऑफ ए प्लस प्लस, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और फिर हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टार ऑफ ए प्लस प्लस, स्टार ऑफ ए प्लस प्लस अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहले ब्रैकेट वर्क करता है, सिंपल रूल है तो ब्रैकेट ही वर्क होता है हमेशा। ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस यानी क्या करेगा, ए जिस पे पॉइंट कर रहा है उससे अगले पे पॉइंट करने लग जाएगा। यानी जो एड्रेस है, ए एड्रेस है ना, बी ए मतलब एड्रेस, बी का एड्रेस, तो बी के एड्रेस से आगे चला जाएगा एक। तो ए पहले बी पे पॉइंट कर रहा था, वो आगे पॉइंट करेगा, तो आगे पॉइंट कर लिया और फिर अब जिस पे पॉइंट कर रहा है उसका स्टार क्या करता है, वैल्यू निकाल के लाता है। तो यानी पहले ए प्लस प्लस होगा, यानी ए अब आगे पॉइंट करने लगेगा और अब जिस पे पॉइंट कर रहा है ये जो स्टार है उसकी वैल्यू निकलवा देगा इसके अंदर से, ठीक है। मान लेते 3 के आगे कोई रैंडम वैल्यू लेट सपोज -73 रखी हुई थी अगले वाले में, तो ए प्लस प्लस से क्या हुआ, ए जो है वो नेक्स्ट पे पॉइंट करने लग गया अब, यानी ए के अंदर जो एड्रेस है वो बढ़ के आगे आ गया ना, तो यानी इसका एड्रेस स्टोर कर लिया उसने 73 का। तो जब मैं स्टार करूँगा तो इस वाले एड्रेस के अंदर से वैल्यू निकाल के ले आएगा, तो वो आ गया हमारा -73 आउटपुट होगा अगर मैं इसको सी आउट कराऊंगा। तो स्टार यानी वैल्यू निकालनी है किसकी, ए प्लस प्लस की, यानी ए के अगले वाले की, ठीक है। अगर आप इसको और ज़्यादा भी डीप में समझोगे, चलो अभी इसको छोड़ते हैं, मैं इसके नीचे पहले बताता हूँ, फिर आपको एक चीज़ और डिफरेंस समझ आएगी जो हमने अच्छे से डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लाइन है प्लस प्लस ए, तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए से क्या होगा, सिंपल वही होगा जो ए प्लस प्लस से हो रहा था, एड्रेस आगे बढ़ जाएगा, एड्रेस जहाँ होगा नॉर्मली उससे एक आगे बढ़ जाएगा। अब अगर इधर आ गया तो इससे एक आगे बढ़ के उधर आ जाएगा, तो इससे एड्रेस आगे चला जाएगा, एड्रेस आगे चला जाएगा, या फिर ए जिसको पॉइंट कर रहा था वो अगले पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो एक ही बात है, बस प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था। तो ये हो गया प्लस प्लस ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी स्टार प्लस प्लस ए। अब आपको डिफरेंस समझ आएगा एक बहुत बढ़िया, और ऐसी ही चीज़ों में आपको आउटपुट फाइंडिंग में घुमा दिया जाएगा, और अगर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा तो इजीली आप आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन भी निकाल दोगे। तो स्टार प्लस प्लस ए और स्टार ए प्लस प्लस, अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। ए प्लस प्लस ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता था, पहले वैल्यू फिर बढ़ता था, तो पहले वैल्यू आ गई फिर बढ़ेगा, तो पहले वैल्यू आ गई यानी स्टार ए की वैल्यू निकाल दी। अब इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं अभी ये करंटली बी पे ही है, अभी इसने बी का एड्रेस शो कर रखा है, b=3 है और इसने बी का एड्रेस शो कर रखा है। स्टार ए प्लस प्लस पहले वैल्यू आएगी फिर बढ़ेगा, तो पहले वैल्यू आ गई, पहले वैल्यू किसकी आई, बी के एड्रेस की, तो पहले बी का एड्रेस आ गया, उसका स्टार हो गया, स्टार हो गया मतलब एड्रेस के अंदर जो बैठा था वो निकल के आ गया, तो 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये =3 है, और फिर प्लस प्लस होगा, यानी इसके बाद जो है वो एड्रेस अगले पे आ जाएगा। अब यहाँ आ गया एड्रेस, और इसमें क्या होगा, स्टार प्लस प्लस है, पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर वैल्यू आएगी, फिर वैल्यूएशन होगा। तो पहले बढ़ेगा तो 73 से अगले पे जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस पे जो कुछ भी हो सकता है, मान लो A2 कुछ भी रैंडम, ठीक है। तो नेक्स्ट एड्रेस पे गया फिर स्टार होगा, यानी अब जो नेक्स्ट एड्रेस पे उसकी वैल्यू उठा के ले आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो हमारा स्टार प्लस प्लस ए और स्टार ए प्लस प्लस का काम करते हैं, हमें ये पता चल गया। वही पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट वाला डिफरेंस है मेन, तो बाकी वही है। अगर सिर्फ ए प्लस प्लस है तो मतलब एड्रेस आगे खिसक रहा है, और स्टार मतलब उस एड्रेस के अंदर से वैल्यू निकल के आ रही है,
और पॉइंट करना मतलब कि जिसका एड्रेस उसने स्टोर कर रखा है वो एक तरह से उसको पॉइंट कर रहा है, हम जनरल लैंग्वेज में बोल लेते हैं। जब इनका नाम ने पॉइंटर रख दिया किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करने वाले, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक एक बार क्लियर हो गया ना। अब इस अरिथमेटिक के बाद आपका आउटपुट फंडिंग का काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको एक टॉपिक और सीखना है, उससे आपके जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं आउटपुट फंडिंग के वो भी कर लोगे। तो अभी आपने एक टाइप के तो इजीली कर लोगे क्योंकि ये अब क्लियर है, ठीक है। अब अरिथमेटिक क्लियर है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे का मतलब क्या है, जैसे हमने पॉइंटर बनाया था इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, अब हम एक एरे के ऊपर पॉइंटर बनाएंगे। एरे के ऊपर पॉइंटर, एरे के ऊपर कुछ पॉइंट करेंगे और पॉइंट कराने वाला वेरिएबल हमारा पॉइंटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एरे का एड्रेस स्टोर करा लेंगे एक पॉइंटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एरे दे रखी है, एक एरे ले ली हमने इंट ARR जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। तो मेमोरी के अंदर वो कैसे स्टोर होंगे, अब हम मेमोरी लीनियर बनाएंगे क्योंकि वो जो बॉक्स बनाते थे वो कॉलोनी वाला एग्जांपल था। जनरली मेमोरी लीनियर होती है, ठीक है। तो लीनियर मेमोरी है, उसके अंदर कहीं भी रैंडमली जिस वक्त प्रोग्राम में जहाँ मेमोरी फ्री होगी उस वक्त 2-2 बाइट्स की जगह कंटिन्यूसली, क्योंकि एरे का पॉइंट ही होता है, मेन पॉइंट एरे का ही होता है कि कंटिन्यूसली जो होती है मेमोरी अलॉट होती है इनको, तो कंटिन्यूसली ये 5 ऐसे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मेरे को एक एरे बन गई, ये पूरी एरे है हमारी, अब मेरे को इस एरे का एड्रेस देखना है। इस एरे का एड्रेस देखने के लिए मेरे को इस पूरे का एड्रेस चाहिए क्योंकि ये हमारी एरे है। तो मैं इस पूरे का एड्रेस तो निकाल नहीं सकता क्योंकि एड्रेस तो इन पॉइंट्स का है, ये जो एक एक बाइट है इनका एड्रेस, तो मैं पूरे का एड्रेस कैसे निकालूँ। तो पूरे का एड्रेस निकालने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए मैं पहले वाले का एड्रेस ले लेता हूँ अपने पास, जिसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। तो मैं बेस एड्रेस लेकर रख लेता हूँ और उसके बाद मेरे को पता है कि इसके आगे ही लगे हुए हैं 5, तो मैं इसके आगे बढ़ता जाऊँगा, मेरे को 5 मिलते जाएंगे बाकी, ठीक है। तो बेस एड्रेस कैसे स्टोर कराना है ये मैंने पहले बताया था आपको एक बार, तो इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ cout ARR 0, तो इसका मतलब क्या है कि 0th एलिमेंट एरे का वो प्रिंट हो जाएगा यानी 1, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ARR 3, तो उससे थर्ड एलिमेंट यानी 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, थर्ड एलिमेंट 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ cout ARR, उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में क्या पूरी एरे प्रिंट होगी, खाली फर्स्ट प्रिंट होगा, क्या खाली लास्ट प्रिंट होगा, क्या होगा उस केस में। तो उस केस में एरे का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, और एरे का एड्रेस तो पता नहीं होता, पूरी एरे का एड्रेस तो निकाल नहीं सकते, यानी इसका बेस एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और बेस एड्रेस वही होगा जो 1 का होगा, यानी पहले एलिमेंट का, 0th एलिमेंट का, तो वो हमारा बेस एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल इंटीजर होता है, जैसे अगर मैं इसके साथ एक इंटीजर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक इंटीजर ले लिया जिसकी वैल्यू 10 थी, अब मेरे को एक एड्रेस चाहिए होता था, तो मैं कैसे करता था, अगर मैं cout A कर दूंगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को एक एड्रेस चाहिए तब मैं क्या करूँगा, M% लगाना पड़ेगा। तो अगर एक नॉर्मल इंटीजर होता है तो उसके लिए मेरे को M% लगा के एड्रेस निकालना पड़ता है। लेकिन अगर एक एरे होती है तो एरे का डायरेक्टली सिर्फ उसका नाम लिख देंगे, कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर M% की ज़रूरत नहीं है, P के अंदर एड्रेस स्टोर कराना है, तो यहाँ लिख देता हूँ P = ARR, तो इससे मेरा डायरेक्टली एरे का एड्रेस P के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं M% ARR लिख दूँ तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ अगर P = M% ARR, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना आपको ज़रूरी है। जब मैं P = ARR लिख रहा हूँ तो उससे पॉइंटर को क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या है, एक पहले इंटीजर का बेस एड्रेस आया है, ठीक है। लेकिन जब मैं M% ARR लिख रहा हूँ तो पूरी एरे का एड्रेस आने की कोशिश हुई है, एड्रेस वही है लेकिन इसमें पूरा एरे आया है रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक इंटीजर आता है, और जब मैं M% ARR लिखता हूँ तो वो पूरी एरे का वो लेके आता है रेफरेंस। एड्रेस तो वही रहेगा क्योंकि एरे का एड्रेस और बेस एड्रेस एक ही है, लेकिन डिफरेंस कब आएगा, जब हम आउटपुट एक क्वेश्चन करेंगे, जब मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा अगर मैं लिखता हूँ P++, तो इस केस में क्या होना चाहिए, P++ यानी एड्रेस जो है वो ++ हो जाए। एड्रेस आपको पता है स्मार्ट होता है, वो बढ़ के अगले पे चला आता है। तो जब मैं P++ लिखूंगा और मैं इसको एक दूसरे पॉइंटर में ले लेता हूँ ताकि हम डिफरेंस समझ पाएँ, तो मैं यहाँ पर एक P2 बना लेता हूँ और इसको P2 में स्टोर कराता हूँ। तो मैं P++ करा रहा हूँ जिसमें मैंने सिर्फ ARR लेके करा था, तो इससे क्या होगा, ये एक आगे के सक के 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे cout P कराऊंगा तो उससे क्या वैल्यू निकल जाएगी, P, यानी P पे जो एड्रेस है उसके अंदर से वैल्यू निकाल के लानी है। P पे किसका एड्रेस है, 1 का, अंदर से निकाल के लाए तो कौन मिला, 1 मिला। लेकिन अगर मैं P++ कर दिया,
अब जो ये एड्रेस था वो एक आगे बढ़ गया, जो पॉइंटर था वो आगे पॉइंट कर रहा है। इस केस में अगर मैं सी आउट स्टार पी कराऊंगा तो क्या होगा, तो हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अब मैंने P2 m% ARR करा था, तो एड्रेस वही आया था 1 का, लेकिन P2 को ये पता है कि अब एक एरे है, पूरी पूरी एरे आई है। अब मैं P2++ करूँगा, तब क्या होगा, मैंने बताया था पॉइंटर स्मार्ट होता है, वो अपने आप देख लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। वैसे तो ++ 1 से आगे बढ़ाना चाहिए था, तो ये जस्ट यहाँ आ जाता इस वाले पे, लेकिन ये स्मार्ट है, इसको पता है इंट है तो 1 से नहीं 2 से आगे बढ़ना है, तो ये 2 से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब एरे है, तो अब ये अपनी स्मार्टनेस अब इतना भी स्मार्ट नहीं है, अब हमने इसको एरे दे दिया तो इसकी स्मार्टनेस यहाँ फेल हो जाएगी। अब ये क्या सोचेगा, एरे टाइप का है तो पूरी पूरी एक एरे जितना आगे बढ़ जाएगा ये, तो सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको पता था इंटीजर है तो ये इंट के हिसाब से 2 आगे बढ़ा, यहाँ पे इसको लगा कि पूरी एरे है तो ये एरे के हिसाब से पूरा आगे बढ़ जाएगा, तो ये अंतर आएगा, ठीक है। और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सेकंड वाले की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा एरे से आगे नहीं भगाना उसे, हमें एरे के अंदर ही धीरे धीरे आगे बढ़ाना है उसको, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो चुका है आपको, मोस्टली ये वाला मिलेगा फर्स्ट वाला केस, ठीक है। गलती से आपको अगर ये दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो आपको आउटपुट फाइंडिंग में 2 पॉइंटर दे दें और एक को ऐसे कर दें और एक को ऐसे कर दें और सेम चीज़ पूछ लें, तो आपका आंसर सेम नहीं रहेगा। ++ के केस में जो नॉर्मल इंटीजर वाला है वो 2 बाइट से आगे बढ़ेगा, और जो आपका पूरी एरे का एड्रेस वाला है वो सीधा पूरी एरे को स्किप करेगा आगे। मैं दोबारा ++ करूँगा तो फिर से 10 बाइट, क्योंकि एक इंटीजर का 2 बाइट है, 5 इंटीजर का 10 बाइट, तो फिर आगे 10 बाइट जंप मार जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर टू एन एरे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पहले वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका आउटपुट फाइंडिंग का, तो रेडी रहो उसके लिए। तो बेसिकली ये पॉइंटर का जो सारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, इसमें एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक बचा है। बुक में आपका बहुत बड़ा दे रखा है पॉइंटर्स, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का दिया गया है, लेकिन हाई लेवल इतना पूछते ही नहीं है, तो मैंने आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पूछेंगे उसका आपका सारा करा दिया है, और इससे आपको पॉइंटर यूज़ करना भी आ गया है, ठीक है। तो कुछ वो पार्ट देख लेते हैं जो हमारा आगे लिंक लिस्ट में यूज़ होने वाला है, अगर वो नहीं सीखोगे तो आपका अगला चैप्टर वेस्ट हो जाएगा पूरा, जो आपका एरे के बाद चैप्टर है लिंक लिस्ट टाइप का। तो आपको ये पॉइंट समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहले देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है। तो स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक आपका क्या होता है, जो मतलब फिक्स्ड है, स्टैटिक का मतलब ये होता है फिक्स्ड स्टैचू। डायनेमिक जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जिसको हम अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो स्टैटिक और डायनेमिक का आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपकी एक एरे है, ठीक है, आपने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया 10, ठीक है, और आपका प्रोग्राम चल रहा है, एरे का साइज 10 है। अब मान लो एरे के साइज के अंदर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आने थे, मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपका प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। क्या हुआ, गलती से जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से बढ़ गए, 15 स्टूडेंट हो गए, लेकिन अब आपकी जो एरे थी वो तो 10 तक फिक्स थी, अब उससे ऊपर उसको नहीं ले जा सकते हम, जो 5 स्टूडेंट हैं वो बच गए। तो ये कहता है स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन मतलब पहले ही हमने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, जो एरे का साइज था उसको फिक्स कर दिया, अब हम उसको छेड़ नहीं सकते। लेकिन अगर बाद में कोई यूज़ पड़े तो उस केस में हमारा ये पार्ट फेल हो जाएगा। डायनामिक एलोकेशन क्या होती है, आपने एरे का साइज फिक्स नहीं करा, आपकी एरे जो है वो डायनामिक है, वो फ्लेक्सिबल है, आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। प्रोग्राम जब चल रहा हो, प्रोग्राम चलते चलते 5 स्टूडेंट फालतू आ गए तो आपके एरे का साइज 5 बढ़ जाए, कुछ आपने ऐसा प्रोग्राम लिखा है। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला है ये आपका डायनामिक एलोकेशन हो गया। जो आपकी मेमोरी एलोकेट हो रही है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब वही कि रन टाइम में जितना चाहिए उस हिसाब से। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, मान लो आपका प्रोग्राम दिया, राइट अ प्रोग्राम टू टेक डेटा ऑफ n स्टूडेंट्स, और n जो है वो आपको यूज़र ही देगा। तो n आपने सोचा n कितने दे सकते हैं, मान लो 100 देगा, आपने 100 की वो बना ली, एरे बना के रख दी कि मैक्स टू मैक्स 100 स्टूडेंट का डेटा डालेगा। अब अगर वो 5 का डालता है तो आप 5 तक लूप चला के वैल्यूज़ ले लोगे, ठीक है। लेकिन अब उसने वैल्यू डाल दो, मान लो 150, उसने 150 एंटर कर दिया तो आपका प्रोग्राम फेल हो गया, क्योंकि आपका जो एरे का साइज था वो 100 तक चलेगा। अब मान लो उसने 150 ना डालकर सिर्फ 5 डाल दिया, तो बाकी का जितना बचा आपका 95 का वो सारा तो मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपका प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा, कम डाल रहे हैं तो आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो ये n जितना होगा उसी हिसाब से उतनी साइज़ की एरे बना दे। लेकिन ये n हमें पहले से तो पता नहीं होता, n की वैल्यू हमें तो प्रोग्राम के बाद पता चलेगी जब प्रोग्राम चलेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि प्रोग्राम चलने के बाद एरे का साइज डिक्लेयर हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कुछ हमारे नए कीवर्ड्स जो आपके याद रखें। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं स्टैटिक एलोकेशन, मैंने बता दिया क्या होता है। डायनेमिक जो होती है वो रन टाइम, यानी जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है जब भी हो रही होती है। तो डायनेमिक एलोकेशन अब करनी कैसे है, आपको 2 कीवर्ड दिए हैं डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए C++ ने, न्यू और डिलीट। तो न्यू क्या करता है, न्यू थोड़ी सी नई मेमोरी आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। आपका रैम चलती है, रैम के अंदर इतनी सारी मेमोरी है, उसमें से थोड़ी सी मेमोरी ला के
जितनी आप मांगोगे उतनी न्यू मेमोरी लेके आएगा आपके लिए। और डिलीट क्या करेगा, आपकी कोई मेमोरी है आप उसको उससे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं न्यू डिलीट कैसे काम करेगा। अब मान लेते हैं आपको पहले n लेना है साइज एरे का। अब n साइज की एरे बनानी है। n साइज की एरे कैसे बनेगी, आप या तो ऐसे लिख सकते हो int arr n, आपकी n साइज की एरे बन गई। लेकिन ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये स्टैटिक एलोकेशन है। स्टैटिक एलोकेशन की ये प्रोग्राम चलने से पहले ही एलोकेट हो जाएगी इतनी मेमोरी। लेकिन ये कितनी मेमोरी है प्रोग्राम को तो पता ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू तो प्रोग्राम चलने के बाद आएगी। अभी कंपाइलर यहाँ आया, कंपाइलर ने देखा एरे ऑफ n, तो n साइज तो अब इंट है तो 2, तो n इंटू 2 बाइट्स। ठीक है, मान लो अगर 10 होता तो 10 इंटू 2 20 बाइट्स, तो n इंटू 2 बाइट्स का स्पेस उसको चाहिए इस एरे को बनाने के लिए। लेकिन n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, 10 होता तो वो 20 बाइट छोड़ देता, 5 होता तो वो 10 बाइट छोड़ देता मेमोरी के अंदर। लेकिन ये n पता ही नहीं है, ये n तो प्रोग्राम चलने के बाद पता चलेगा। तो ये एरर है, तो इस स्टेटमेंट में एरर है। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे न्यू। तो इंट arr, और हम बता देंगे कि एक एरे टाइप का है, ये एक एरे टाइप का है। हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी न्यू मेमोरी लेके आएंगे कहीं से। कहाँ से लाएंगे, न्यू कीवर्ड से। इससे क्या होगा, थोड़ी सी न्यू मेमोरी आएगी। और न्यू मेमोरी कैसी, किस टाइप की मेमोरी देनी है इसको, कितना स्पेस देना है इसके लिए। तो न्यू मेमोरी कैसी होगी, इंट टाइप की। और सिर्फ इंट टाइप की नहीं, इंट टाइप की बहुत सारी। कितनी सारी, n। अब ये कमांड आपका चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अब n की वैल्यू आएगी तो इंट arr जब आएगा तो जब प्रोग्राम चल रहा होगा उसी वक्त थोड़ी सी मेमोरी आएगी n साइज़ की, और वो इस एरे को एलोकेट हो जाएगी और ये आपकी एरे बन गई n साइज़ की। ठीक है, तो ये आपका डायनामिक एलोकेशन हो गया। आपने जो मेमोरी है वो डायनामिकली एलोकेट करी है। यहाँ पर स्टैटिकली एलोकेट हो रही थी, यहाँ डायनामिकली एलोकेट हो रही है। तो फ़ायदा वही हुआ, मान लो 100 स्टूडेंट्स मैक्सिमम आपने ले लिए थे इस केस में, कोई 5 का डालेगा तो 95 वेस्ट जाएगा, कोई 100-150 का डाल दे तो आपका तो एरर ही आ गया। इस केस में क्या है, जितना वो डालेगा उसी साइज़ की एरे बन जाएगी, एकदम परफेक्ट वर्क, ना कोई एक्स्ट्रा मेमोरी ना कोई कम मेमोरी। तो ये आपका डायनामिक एलोकेशन हो गया। अब ये जो डायनामिक एलोकेशन का यूज़ है वो यहाँ कुछ नहीं है, इस चैप्टर में बहुत कम है, इसका मुश्किल से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसका मेन यूज़ आपका लिंक लिस्ट में आएगा, तो वहाँ इसको देखेंगे अच्छे से। देख लेते हैं डिलीट कैसे वर्क करता है। तो आपका यहाँ पर एक इंट स्टार ए दे रखा है, यानी एक ए पॉइंटर है, और b इज़ टू 8 दे दिया। ठीक है, a इज़ टू m%b, यानी a के अंदर b का एड्रेस स्टोर करा दिया। ठीक है, वेरी गुड। डिलीट ए डिलीट हो गया। इसका मतलब क्या है, ए के अंदर जो डेटा था वो डिलीट हो गया। ए के अंदर क्या था, बी का एड्रेस था, वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए अब कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, ए अब कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा। ए पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था, बी के ऊपर, बी के ऊपर पॉइंट कर रहा था, या फिर बी का एड्रेस ले रखा था, तो वो कहीं पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो इस तरह से डिलीट हो गया। सीन एन, अब एक मैंने न्यू मेंबर लिया एन, और ए इज गोस टू न्यू इंट एन। ए को मैंने एक पॉइंट करा दिया एक नई मेमोरी के ऊपर, और वो नई मेमोरी कैसी है, इंट ब्रैकेट में लिखा हुआ एन, एरे टाइप की मेमोरी। यानी हमारा ए था वो पॉइंट करा रहा था कहीं, किस पे, बी के ऊपर पॉइंट करा के बैठा था, वो बी कहीं मेमोरी में रखा हुआ था आपका। ठीक है, अब मैंने क्या करा, डिलीट ए कर दिया, तो उससे जो ये पॉइंट कर रहा था वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, अभी फ्री हो गया अगेन। ठीक है, अब मेरे को इसको कहाँ पॉइंट कराना है, अब मेरे को एक नई मेमोरी चाहिए। ये तो प्रोग्राम जब लिखा था जब एलोकेट हो गई थी, तो मैंने क्या करा, वहाँ एक कमांड लिखी हुई है न्यू इंट, थोड़ी सी नई मेमोरी आ जाए। अब प्रोग्राम की मेमोरी मान लो यहाँ तक भर चुकी थी, तो अब इसके आगे न्यू मेमोरी एलोकेट होगी। न्यू मेमोरी कितनी, इंट ब्रैकेट एन लिखा हुआ है वहाँ, इंट ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है, एन मान लो 5 था, तो 5 का एरे, इंट ब्रैकेट 5 का मतलब ये 5 का एरे, 5 का एरे के लिए कितनी जगह चाहिए, 10 बाइट्स चाहिए। तो 2 4 6 8 10, ये आपका 10 बाइट्स का जो मेमोरी है इतनी खाली हो गई, किसके लिए, एक एरे के लिए। और इस मेमोरी को ताकि खो ना जाए, इसका एड्रेस ए के अंदर स्टोर करा दिया, या फिर ए को इसके ऊपर पॉइंट करा दिया। ठीक है, वैसे वर्क करता है। न्यू मेमोरी लाइक ऐसे, न्यू से न्यू इंट और ब्रैकेट में एन, तो ए इज गोस टू न्यू इंट एन, यानी इंट एन एक एरे बनेगी एन साइज की, उसका कुछ नाम नहीं है, वो बस एक मेमोरी है। यहाँ पर मेमोरी में खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, बस हमें उस मेमोरी का एड्रेस पता है, तो हम उस ए से उस मेमोरी के साथ खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे वो भी क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इस ए को दोबारा से डिलीट करना चाहूँ, मैं इस ए के पॉइंटर को दोबारा से यहाँ से हटाना चाहूँ, भगाना चाहूँ, कैसे हटाऊँगा, डिलीट, लेकिन इस बार मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लिखना पड़ेगा। जस्ट ए नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा कि ये एक एरे वाला ए है, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आपका डिलीट ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज।
तो जब डिलीट ए लिखोगे तो ए अगेन हट जाएगा। अब ये मेमोरी खो गई ये मेमोरी, अब हमें नहीं पता है कहाँ है, क्योंकि ए स्टोर करके बैठा था इसका जो एड्रेस है, अब इसका एड्रेस कोई स्टोर नहीं करके बैठा, तो अब खो जाएगी। अब अगर मान लो मेरे को एक वापस बी पे पॉइंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, एज गोज टू बी, नहीं बी एरे थोड़ी है, बी तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, और नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस कैसे आता है, एम्परसेंट लगाकर, या फिर स्टार एज गोज टू बी लिख कर, दोनों में से कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपका हो गया डिलीट और न्यू कैसे वर्क करते हैं, इनकी मेन वर्किंग लिंक लिस्ट में पढ़नी है। यहाँ पर हमने बस बेसिक्स देखा है। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक जितना था हमने पॉइंटर पढ़ लिया, क्या होता है, क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्यों यूज़फुल था, क्यों इसने हमारा प्रोग्राम को थोड़ा एफिशिएंट बनाया। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ठीक है। नॉलेज तो ले लिया, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कितना आएगा। तो इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करेंगे, ठीक है। एक ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, ये लिंक लिस्ट ही है आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, तो उस टाइम देखेंगे उसको। अब चलते सीधा क्वेश्चंस पे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, प्रेडिक्ट करना है और बताना है आउटपुट कैसे आएगा, एक्सप्लेन भी करना है, तो पढ़ लिया करो, ये कहीं सिर्फ आउटपुट लिख के आ जाओ, एक्सप्लेन भी करके आना है। तो इंक्लूड stream.h, आपकी हेडर फाइल आ गई, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपकी हेडर फाइल आ गई, इंट मेन क्लियर फ्लोट x इज गोज टू 5.999, x एक आपका फ्लोट है जिसके अंदर वैल्यू है 5.999, ठीक है। फिर है फ्लोट स्टार y और स्टार z, यानी आपके दो क्या हैं, दो पॉइंटर्स हैं, और वो किस टाइप के वेरिएबल का डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल का। यहाँ लिखा ना फ्लोट स्टार y स्टार z, तो इसके अंदर हम किसी फ्लोट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा y इज गोज टू m%x, यानी y के अंदर x का एड्रेस आ गया, y के अंदर x का एड्रेस आ गया, सिंपल है, तो इतना पढ़ चुके हैं हम। z इज गोज टू y, यानी z और y बराबर हो गए, और y क्या था m%x, यानी z भी m%x हो गया, यानी z के अंदर भी x का एड्रेस आ गया। तो y और z दोनों के पास x का एड्रेस आ चुका है। अब मैं करता हूँ सी आउट x, तो सी आउट x से तो पता ही है क्या प्रिंट होना है, 5.999, मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ सी आउट x से, तो आपका ये प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका एक कॉमा है, उसके बाद मैं कॉमा लिख लेता हूँ, कॉमा आ गया। फिर है आपका स्टार m%x, स्टार m%x, इसे कंफ्यूज नहीं होना। अब स्टार और m% दोनों कैसे वर्क करते हैं हम जान चुके हैं। m% क्या करता है, एड्रेस बताता है, और स्टार क्या करता है, स्टार जो स्टार के पास एड्रेस होता है उससे वैल्यू निकाल के लाता है। तो x के एड्रेस पे जो वैल्यू है वो निकाल के लानी है। एक तरह से आपका कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें क्या होगा, यही होगा, सिंपली इसका मतलब यही है, एड्रेस पे जाना है, एड्रेस से वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के एड्रेस पे गए और उस एड्रेस से वैल्यू निकालना है, तो x ही तो आएगा घूम के, तो 5.999 अगेन। तो ये आप स्क्वायर रूट से समझ जाओगे, स्टार m%, ठीक है, तो 5.999 आ चुका है। फिर कॉमा है अगेन, कॉमा डाल देते हैं। फिर क्या है हमारा स्टार y, स्टार क्या करता है, जो एड्रेस होता है उसमें से वैल्यू निकाल के लाता है। y के पास किसका एड्रेस है, x का एड्रेस, तो x के एड्रेस में से वैल्यू निकाल के लानी है। x पे अंदर कौन बैठा है, 5.999, कॉमा, कॉमा है। स्टार z, अगेन z के अंदर किसका एड्रेस है, z के अंदर x का एड्रेस है, तो स्टार क्या करेगा, उस एड्रेस के अंदर से वैल्यू निकाल के लाएगा। उसके अंदर कौन बैठा है, 5.999, तो ये आ गया आपका आउटपुट। लास्ट में कुछ नहीं है, स्लेशन है, ठीक है। तो आपका आउटपुट आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, और यही आता है आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। एक्सप्लेन द एरर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर, ठीक है। इंक्लूड stream.h, ठीक है, इंट मेन, ठीक है, इंट x, एक एरे बनाई 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। ये टिल्ड क्यों लगा दिया यहाँ पर, ये तो डिस्ट्रक्टर का सिंबल होता है, यहाँ क्यों लगा दिया, तो ये आपका एरर हो गया पहला, एकदम नाइव एरर है आपका ये, i++, ठीक है। सी आउट स्टार x, यानी x के अंदर किसकी वैल्यू है वो उठा के लानी है। तो x क्या है, x मैंने बताया था, अगर आप इस पर स्टार को हटा दोगे, सिर्फ x को देखोगे तो क्या है, एरे का बेस एड्रेस है, एरे का बेस एड्रेस, यानी एरे के बेस एड्रेस पे कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो 1, तो सी आउट 1 करा देगा ये। फिर x++, यानी जो एड्रेस है वो एक आगे बढ़ जाए। तो नॉर्मली देखा जाए तो सिर्फ एरर यही है जो आपका टिल्ड दे रखा है, और मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इन्होंने जान के इतना इजी एरर दिया है ताकि सिर्फ इसको हटा के आप आ जाओ और आपका ये वाला पार्ट गलत हो जाए। तो इसमें एक तो सिंटैक्स एरर है और एक लॉजिकल एरर यहाँ पर है। आप क्या कर रहे हो जनरली, x क्या है, x एड्रेस है एरे का, आप एरे के एड्रेस को ही आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो एड्रेस किसी और चीज़ के अंदर शो होता तो हम उसको खिसका लेते। मान लो वो जो एरे है आपकी, उसके अंदर आपका x नाम की एरे है, उसका बेस एड्रेस आपने a में स्टोर करा लिया, a अब उसको पॉइंट कर रहा है, अब अगर आप a++ करोगे तो आगे खिसक जाएगा। अब आप पूरी की पूरी एरे के एड्रेस को ही आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। x यहाँ पर एरे का एड्रेस ही है, उसको नहीं खिसका सकते हम, उसको हम छेड़ ही नहीं सकते, ठीक है।
तो ये आपका एक लॉजिकल एरर है, तो ये आपके 2 एरर हो गए और रिटर्न 0 खत्म। सिंपल, ये आपका एक पॉइंट देखने वाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। तो एरर ढूंढने और एक्सप्लेन करने की क्यों आए हैं। तो फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 11.0002, 12.13, 9.11, 17.41, 4 वैल्यू दे रखी है। फ्लोट ए आपकी एरे बना दी। स्टार के जे और के आपके 2 पॉइंटर बनाए जिसके अंदर फ्लोट स्टोर होगा। जे इज इक्वल्स टू ए, जे के अंदर ए का बेस एड्रेस स्टोर करा दिया, 11.02 का एड्रेस इसके अंदर आ गया। के इज इक्वल्स टू ए प्लस 4, अब ये देखने वाली चीज़ है क्या है, ए प्लस 4, ए क्या है इसका बेस एड्रेस, इसके बेस एड्रेस में 4 प्लस हो गया तो ये 4 आगे खिसक गया, तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी इसके अगला जो भी होगा उसके बेस पर पहुँच गए। जे इज इक्वल्स टू जे मल्टीप्लाई 2, ये गलत है। और नेक्स्ट के इज इक्वल्स टू के डिवाइड बाई 2, ये भी गलत है, क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा पॉइंटर्स के अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं ताकि वो आगे चला जाए, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो पीछे आ जाएगा, उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो आपका एरर देगा। तो यहाँ पर ना मल्टीप्लाई चलेगा पॉइंटर्स के अंदर, ना डिवाइड चलेगा पॉइंटर्स के अंदर। तो ये वाली 2 स्टेटमेंट आपकी एरर वाली हैं। और सी आउट स्टार जे इज टू स्टार जे, ठीक है, स्टार के इज टू स्टार के, बाकी आपका और एक की गलत लगा दिया इन्होंने, तो आपके 2 एरर हो गए, 3 एरर हो गए, एक ही वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और आपका ये सिंबल। और आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड इन पॉइंटर्स।